इंडियन इकोनॉमी, इसमें अब हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि एनसीईआरटी है और ये ऑनलाइन क्लास लिया गया था और ये सभी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र ये क्लास नंबर 17 है। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें देखेंगे, एक है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम और दूसरा है लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम। तो लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम जो है ये उपभोक्ता के बारे में बात करता है, ये उपभोक्ता के बारे में बात करता है। और जो लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम है ये उत्पादक के दृष्टिकोण से होता है, ये उत्पादक के दृष्टिकोण से होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड यानी मांग क्या है। डिमांड क्या है? मांग वस्तु और सेवा की वह मात्रा होती है, मांग वस्तु और सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता क्रय करने के लिए तैयार और सक्षम होता है, जिसे उपभोक्ता क्रय करने के लिए तैयार और सक्षम होता है। मांग वस्तु और सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता क्रय करने के लिए तैयार और सक्षम होता है। वे कारक जो मांग को निर्धारित करते हैं, तो ऐसे 4 कारक हैं। वे कारक जो मांग को निर्धारित करते हैं उसमें पहला है उपभोक्ता की आय यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। दूसरा है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स वस्तु की कीमत। तीसरा है अन्य संबंधित वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और चौथा है स्वाद और वरीयता, स्वाद और वरीयता यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। तो वे कारक जो मांग को निर्धारित करते हैं, पहला है उपभोक्ता की आय, दूसरा है वस्तु की कीमत, तीसरा है अन्य संबंधित वस्तु की कीमत और चौथा है स्वाद और वरीयता। अब हम देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत। अन्य संबंधित वस्तु की कीमत 2 प्रकार से होती हैं, एक है पूरक वस्तु यानी कम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा है स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं पूरक वस्तु क्या है। तो वे वस्तुएं जिसका प्रयोग एक साथ होता है तथा अलग अलग इनका प्रयोग नहीं हो सकता तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिसका प्रयोग एक साथ होता है तथा अलग अलग इनका प्रयोग नहीं हो सकता, जैसे फोन और चार्जर, ईंधन और कार, फोन और चार्जर, ईंधन और कार। यदि पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अन्य की मांग कम हो जाती है। यदि पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अन्य की मांग कम हो जाती है। अब हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं जिन्हें अलग अलग यदि उपभोग किया जाए तो वे एक समान संतुष्टि देते हैं। वे वस्तुएं जिन्हें अलग अलग यदि उपभोग किया जाए तो वे एक समान संतुष्टि देते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अब क्लास 18 आ जाता है, क्लास 18 जिसमें है मांग का नियम। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा मांग क्या है, मांग को निर्धारित कौन कौन चीज़ें करती हैं। फिर उसमें से एक मांग को निर्धारित करने में एक था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत। ये 2 प्रकार से थे, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। अब हम देखते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। जब अन्य कारक अपरिवर्तित रहे तब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो,
तो वस्तु की मांग में कमी आती है। जब अन्य कारक अपरिवर्तित रहे तब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग में कमी आती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसके मांग में वृद्धि होती है। जब अन्य कारक अपरिवर्तित रहे तब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग में कमी आती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसके मांग में वृद्धि होती है। अब एक शब्द है सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस, सेट्रिस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड यानी अन्य कारक अपरिवर्तित रहे तो उसे सेट्रिस पेरिबस कहा जाता है। अन्य कारक अपरिवर्तित रहे। मांग डी है, मूल्य पी प्राइस। तो मांग का नियम क्या है? मूल्य व्युत्क्रमानुपाती डिमांड, यानी मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य कम होगा। पी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखते हैं मांग वक्र। क्या देखते हैं? मांग वक्र। तो मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों होता है मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है? क्यों होता है? क्योंकि वस्तु की कीमत जो है, ये वस्तु की कीमत व्युत्क्रमानुपाती होती है मांग से। स्थानापन्न वस्तु के कारण होता है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी उपयोगिता के कारण। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? यह बताता है कि यदि किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उसका क्रमिक उपभोग किया जाता है तो धीरे धीरे उस वस्तु की उपयोगिता में कमी आती है, जिससे उसके मूल्य में कमी होती है और अंततः मांग में वृद्धि हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि यदि किसी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उसका क्रमिक उपभोग किया जाता है तो धीरे धीरे उस वस्तु की उपयोगिता में कमी आती है, जिससे उसके मूल्य में कमी आती है और अंततः मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो मांग वक्र क्या था? मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होती है। ढाल ऋणात्मक होती है। इसमें एक तरफ मूल्य होता है, एक तरफ वस्तु की मात्रा होती है। तो इसमें मूल्य व्युत्क्रमानुपाती डिमांड होता है। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये है तो डिमांड 40 यूनिट का है। प्राइस 12 रुपये होगा तो डिमांड 35 यूनिट का हो जाएगा। प्राइस 15 हो गया तो डिमांड 30 यूनिट का होगा, और प्राइस 8 हो गया तो डिमांड बढ़ के 50 यूनिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 19 यानी क्लास 19। तो अब हम देखेंगे आपूर्ति का नियम। अभी तक हमने देखा मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि उपभोक्ता के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम, जो कि उत्पादक के दृष्टिकोण से होता है। तो सबसे पहले आपूर्ति क्या है? वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए तैयार या इच्छुक रहता है। वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए तैयार या इच्छुक रहता है। अब हम देखते हैं कारक जिन पर आपूर्ति का नियम निर्भर करता है, यानी वह कारक जिन पर आपूर्ति का नियम निर्भर करता है। उसमें पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमत। अगला पॉइंट है तकनीक। अगला पॉइंट है उत्पादन साधनों की कीमत। अगला पॉइंट है कर एवं सब्सिडी। अगला पॉइंट है परिवहन लागत। और अगला पॉइंट है वस्तु की कीमत।
तो कारक जिन पर आपूर्ति का नियम निर्भर करता है उसमें पहला है संबंधित वस्तुओं की कीमत, दूसरा है तकनीक, तीसरा है उत्पादन साधनों की कीमत, चौथा है कर एवं सब्सिडी, पांचवा है परिवहन लागत और छठा है वस्तु की कीमत। अब हम देखते हैं आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम, अन्य सभी कारक स्थिर हों, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है। अन्य सभी कारक स्थिर हों, यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है। वहीं वस्तु की कीमत में कमी वस्तु की आपूर्ति को कम कर देता है। वहीं वस्तु की कीमत में कमी वस्तु की आपूर्ति को कम कर देता है। P मान लीजिए वस्तु की कीमत है, यस जो है वो वस्तु की आपूर्ति है, तो P समानुपाती यस होता है, यानी वस्तु की कीमत समानुपाती वस्तु की आपूर्ति। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। वस्तु के मूल्य और वस्तु के आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। वस्तु के मूल्य और वस्तु के आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब हम देखते हैं आपूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व की ढाल जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। मान लीजिए प्राइस 10 है तो सप्लाई 20 है मान लीजिए, तो अगर प्राइस 15 हो जाएगा तो सप्लाई 25 हो जाएगा, प्राइस 20 होगा तो सप्लाई 30 हो जाएगा, प्राइस 25 होगा तो सप्लाई 35 हो जाएगा। कारण क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राइस यानी वस्तु का मूल्य और वस्तु के आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब हम देखते हैं वस्तु के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स। वस्तु के प्रकार, तो सबसे पहले आय के आधार पर देखते हैं। तो आय के आधार पर वस्तु दो प्रकार से होते हैं, एक सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स और दूसरा है निम्न कोटि का वस्तु या निकृष्ट वस्तु। निम्न कोटि का वस्तु या निकृष्ट वस्तु यानी इंटीरियर गुड्स। पहला नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंटीरियर गुड्स। अब हम देखते हैं सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु वह वस्तु होती है जिसका आय बढ़ने पर उसका उपभोग भी बढ़ता है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। सामान्य वस्तु वह वस्तु होती है जिसका आय बढ़ने पर उसका उपभोग भी बढ़ता है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं निम्न कोटि की वस्तु। वह वस्तु जिसकी आय कम होने पर मांग में वृद्धि होती है उसे निम्न कोटि की वस्तु कहा जाता है। वह वस्तु जिसकी आय कम होने पर मांग में वृद्धि होती है उसे निम्न कोटि की वस्तु कहा जाता है। अब तीन शब्द हम देखेंगे, एक है गिफन वस्तु यानी गिफन गुड्स, एक शब्द है वेबलेन वस्तु, वेबलेन वस्तु यानी वेबलेन गुड्स, और तीसरा है आवश्यक वस्तु। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु भी मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं। आवश्यक वस्तु भी मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे दवा, यदि दवा का मूल्य बढ़ता है तो इसके मांग में भी वृद्धि होती है। यदि दवा का मूल्य बढ़ता है तो इसके मांग में भी वृद्धि होती है। दूसरा है वेबलेन वस्तु। वेबलेन वस्तु यानी महंगी वस्तु को वेबलेन वस्तु कहा जाता है। महंगी वस्तु को वेबलेन वस्तु कहा जाता है। इसके मूल्य में वृद्धि इसके मांग में वृद्धि करता है। इसके मूल्य में वृद्धि इसके मांग में वृद्धि करता है। जैसे लग्जरियस आइटम, आईफोन, डायमंड, गोल्ड आदि। लग्जरियस आइटम, आईफोन, डायमंड, गोल्ड आदि। अब तीसरा है गिफन वस्तु। गिफन वस्तु, तो गिफन वस्तु एक प्रकार का निम्न कोटि का वस्तु होता है। गिफन वस्तु एक प्रकार का निम्न कोटि का वस्तु होता है।
गिफेन वस्तु को निम्न वस्तु के मूल्य के आधार पर देखा जाता है। गिफेन वस्तु को निम्न वस्तु के मूल्य के आधार पर देखा जाता है। यदि निम्न वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसके मांग में वृद्धि होती है, यदि निम्न वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसके मांग में वृद्धि होती है तो उसे गिफेन वस्तु कहते हैं। तो उसे गिफेन वस्तु कहते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 20। गिफेन वस्तु निम्न कोट की वस्तु होती है। गिफेन वस्तु निम्न कोट की वस्तु है जो मांग के नियम का अनुसरण नहीं करता है। जो मांग के नियम का अनुसरण नहीं करता है। गिफेन वस्तु के मूल्य में वृद्धि इसके मांग में भी वृद्धि करता है। गिफेन वस्तु के मूल्य में वृद्धि इसके मांग में भी वृद्धि करता है। मान लीजिए व्यक्ति की आय कम है तो निम्न कोटि का चावल खाते हैं जो 20 ग्राम 20 रुपये प्रति केजी है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ राइस। और दाल खाते हैं। व्यक्ति की आय कम है तो मान लीजिए निम्न कोटि का चावल और दाल खाते हैं तो 200 ग्राम की आवश्यकता है। मान लीजिए आय कम है तो 200 ग्राम की आवश्यकता है। लेकिन जब आय बढ़ जाएगी तो मान लीजिए अब चावल 12 रुपये का हो गया। चावल 12 रुपये का हो गया 190 ग्राम, तो दाल 10 ग्राम ही खाएंगे तो मूल्य इसका बढ़ गया तो 15 ग्राम यानी 7 ग्राम अब ज़्यादा खाएंगे। ठीक, यानी निम्न गिफेन वस्तु के मूल्य में वृद्धि इसके मांग में भी वृद्धि करता है। बाजार संतुलन। अब हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन। तो संतुलित बिंदु वह बिंदु होता है जहां उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार रहता है। संतुलित बिंदु वह बिंदु होता है जहां उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार रहता है। वहीं उत्पादक उसी मूल्य में वस्तु को विक्रय करने के लिए इच्छुक या तैयार रहता है। संतुलित बिंदु वह बिंदु होता है जहां उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार रहता है। वहीं उत्पादक उसी मूल्य में वस्तु को विक्रय करने के लिए इच्छुक या तैयार रहता है। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 21, मांग वक्र, डिमांड कर्व। मांग वक्र। तो मांग वक्र दो प्रकार से है। एक है मांग वक्र के साथ आंदोलन। मांग वक्र के साथ आंदोलन यानी मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व। और दूसरा है मांग वक्र में बदलाव। मांग वक्र में बदलाव यानी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मांग वक्र के साथ आंदोलन जो है ये दो प्रकार से है। एक संकुचन यानी कंट्रैक्शन और दूसरा है विस्तार यानी एक्सपेंशन। और वही मांग वक्र में बदलाव जो है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ये दो प्रकार से है। एक दाएं ओर यानी टूवर्ड्स राइट और दूसरा है बाएं ओर यानी टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व, मांग वक्र के साथ आंदोलन। मांग वक्र के साथ आंदोलन। तो इसमें पहला है वस्तु का मूल्य, संबंधित वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, स्वाद और वरीयता। वस्तु का मूल्य, संबंधित वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, स्वाद और वरीयता। तो मांग वक्र के साथ आंदोलन क्या है? अन्य सभी कारक स्थिर हों, अन्य सभी कारक स्थिर हों, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो तो उसे मांग वक्र के साथ आंदोलन कहा जाता है। अन्य सभी कारक स्थिर हों, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो तो उसे मांग वक्र के साथ आंदोलन कहा जाता है। तो यानी P प्राइस कम तो विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, और प्राइस ज़्यादा तो संकुचन होगा यानी कंट्रैक्शन होगा। अब हम देखते हैं मांग वक्र में बदलाव, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो वस्तु का मूल्य स्थिर हो, वस्तु का मूल्य स्थिर हो तथा अन्य सभी कारकों में परिवर्तन मांग वक्र में बदलाव लाता है।
वस्तु का मूल्य स्थिर हो तथा अन्य सभी कारकों में परिवर्तन मांग वक्र में बदलाव लाता है। मांग उपभोक्ता की आय बढ़ी तो मांग वक्र दाईं ओर होगा और उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग वक्र बाईं ओर होगा। उपभोक्ता की आय बढ़ी तो मांग वक्र दाईं ओर और उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग वक्र बाईं ओर होगा। ठीक, अब एक नया क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास नंबर 27 है। इसमें सबसे पहले एक शब्द हम देखते हैं, लोचशीलता, इलास्टिसिटी। लोचशीलता, तो लोचशीलता समझने के लिए 4 शब्द हैं। एक है पीईडी, पीईडी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग का लोचशील मूल्य, मांग का लोचशील मूल्य। दूसरा है आईईडी, आईईडी यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा शब्द है सीईडी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा शब्द है एसईडी यानी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 4 शब्द हैं इलास्टिसिटी समझने के लिए। पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आईईडी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सीईडी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एसईडी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी है कि मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं V1 और V2, तो एक वेरिएबल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही लोचशीलता कहते हैं। एक चर में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव को लोचशीलता कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीईडी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग का लोचशील मूल्य। तो पीईडी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पीईडी बराबर होता है परसेंटेज चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी पीईडी बराबर वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। पीईडी बराबर वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। यानी पीईडी बराबर मांग बटे मूल्य, पीईडी बराबर मांग बटे मूल्य। पीईडी अगर 1 है, पीईडी अगर 1 है तो ये बेलोचदार मांग है, तो ये बेलोचदार मांग है यानी इलास्टिक मांग है, इलास्टिक डिमांड है। पीईडी अगर 1 है तो इलास्टिक डिमांड है यानी बेलोचदार मांग है। यानी आवश्यक वस्तुएं जो एसेंशियल वस्तु हैं केवल उसी का मांग बढ़ेगा। मतलब अगर पीईडी 1 है तो बेलोचदार मांग है जिसमें आवश्यक वस्तु है। पीईडी ज़्यादा है 1 से, पीईडी ज़्यादा है 1 से तो इलास्टिक डिमांड यानी मांग की लोचशीलता ज़्यादा है, मांग की लोचशीलता ज़्यादा है। यानी पीईडी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है और प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड प्राइस की तुलना में अत्यधिक है। तो इसमें आता है पीईडी अगर 1 से ज़्यादा है तो इसमें इलास्टिक वस्तु, इलास्टिक डिमांड आता है यानी मांग की लोचशीलता आती है। जैसे विलासिता वस्तु इसमें आ जाता है। अगर पीईडी 1 के बराबर है, पीईडी 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। पीईडी बराबर 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। पीईडी 0 है तो इन इलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोचदार कहेंगे। पीईडी 0 है तो इन इलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोचदार कहेंगे। और पीईडी बराबर इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक है यानी पूर्णतः लोचशील है। पीईडी अगर इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचशील है। तो इसी के साथ ऑनलाइन क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना लिया गया था सब यहीं पर समाप्त होता है।
और इसी के साथ पूरा इकोनॉमिक्स यहीं पे समाप्त होता है।